जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और साथ ही आप सब लोग जानते ही हैं आज आपका अंतिम प्रैक्टिस सेट है जीएस का, ठीक है। इसके बाद में साथी जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उस तरीके से उन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। जो इन 15 सेट में हमने सीखा है उसको बार बार रिवाइज कर लेना है। और आज मैंने कुछ विविध प्रश्नों को रखा है, मतलब विषय का ऐसे कोई क्रम नहीं है। जो हमको लगा कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमको और अपनी कक्षा में शामिल करना चाहिए था, उसको हमने शामिल किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बड़े ध्यान से पढ़ना और उत्तर देना और सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय जीएसटी कानून को कब स्वीकृति दी थी। जीएसटी के बारे में मैंने आपको साथी सब कुछ बताया है कि जीएसटी किस तरह से आपका दोस्त कहाँ सबसे पहले भारत का राज्य असम किस मॉडल पर आधारित है, कब लागू हुआ था। 122वां साथी विधेयक था आपका। और अगर हम बोले संविधान संशोधन 101वें के द्वारा हमने जीएसटी को शामिल किया। पूछ रहा है कि राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी उसको 6 अप्रैल को। आपसे पूछे साथी राज्यसभा ने कब उसको स्वीकृति दी थी, तो राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को। 3 अगस्त 2016 को। मैं पूछूं लोकसभा ने उसको स्वीकृति कब दी थी, तो आप बोलेंगे भैया 6 अगस्त 2016 को। 6 अगस्त 2016 को, ठीक है। और राष्ट्रपति ने उसको स्वीकृति दी कब, 12 अप्रैल 2017 को। मुझे बताओ ये लागू कब हुआ था। लागू कब हुआ था, तो सारे दोस्तों की तरफ से आए कि भैया ये लागू हो गया था 1 जुलाई। 1 जुलाई, इसीलिए इस दिन को हम बोलते हैं जीएसटी डे। क्या बोलते हैं इसको? इसको भैया जीएसटी दिवस भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर मैं आपसे बात करूं दोस्त जीएसटी के बारे में, जो जीएसटी परिषद है उसमें कितने सदस्य मैंने आपको बताए थे जीएसटी काउंसिल में, जरा बताएं। जिसका अध्यक्ष मैंने वित्त मंत्री बताया था। जीएसटी परिषद का जो गठन हुआ था वो किस तिथि को इसको मंजूरी मिली थी, तो आंसर आएगा 10 सितंबर 2016 को। 10 सितंबर 2016 को इसका गठन हुआ था। 33 सदस्य होते हैं। सारे साथियों का उत्तर मैंने देखा 31 + 2, 33 सदस्य मैंने आपको बताए थे, वो आपको पता होने चाहिए थे। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, कोलकाता में है या फिर हैदराबाद में है। तो जूट साथी प्रौद्योगिकी के लिए कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जूट पूछ लो आपसे, अंतर्राष्ट्रीय जूट के लिए केंद्र कहाँ पर है, तो हमारा आंसर फिर आएगा ढाका, बांग्लादेश में है जी। कहाँ पर है? वो ढाका में है, ठीक है। दिल्ली आपसे पूछता है तो सड़क अनुसंधान संस्थान है यहाँ पर। कृषि अनुसंधान संस्थान जो अपरा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आपसे साथी किसका एम्स पूछ लेता है, जिसको हम आयुर्विज्ञान भी कहते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आयुर्विज्ञान यहाँ पर है। हैदराबाद में दोस्त अगर हम बात करें, कौन सा जानते हैं आप? हैदराबाद में है जी आपका भूभौतिकीय। कौन सा? भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? तो आपका आंसर आएगा भैया हैदराबाद में, हैदराबाद में। मुझे बताओ केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भवन किस चीज से बनते हैं भैया? रोडी से बनते हैं। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो दोस्त आपका रुड़की में है। कहाँ पर है? रुड़की में है, यानी कि उत्तराखंड में है। आपसे पूछे खाद्य प्रौद्योगिकी के लिए, खाद्य प्रौद्योगिकी यानी फूड टेक्नोलॉजी के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है साथी? तो खाद्य प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान संस्थान है आपका कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे मैसूर अर्थात कर्नाटक में है भैया। कहाँ पर है? मैसूर अर्थात कर्नाटक में है। वैज्ञानिक औद्योगिक पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक औद्योगिक संगठन कहाँ पर है? केंद्रीय वैज्ञानिक औद्योगिक संगठन दोस्त कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे? आपका आंसर आना चाहिए भैया चंडीगढ़ में है। तो वैज्ञानिक आपका औद्योगिक संगठन कहाँ पर है? वो चंडीगढ़ में। ये महत्वपूर्ण संगठन है जो हमसे बचे हुए हैं। आगे, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या बोलेंगे? ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, चेन्नई में या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर आएगा भैया कहाँ पर है? ये अपने लखनऊ में है, लखनऊ में है। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? क्या बोलेंगे आपका? ये मैंने आपको बताया भी था कि ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है?
औषधि अनुसंधान संस्थान आपका दोस्त कहाँ पर है? लखनऊ में है। क्या बोले आपसे? पॉइजन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वो भी लखनऊ में है। वनस्पति के लिए पूछ ले अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे वो भी लखनऊ में है। क्या बोलेंगे? लखनऊ में है। यूपी में दलहन का कहाँ पर है बताएंगे? उत्तर प्रदेश में जो आपका साथी केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र है, दालों पर अनुसंधान के लिए केंद्र कहाँ पर है बताएंगे जी? उत्तर प्रदेश में। तो आप बोलेंगे भैया वो है आपका यूपी के कानपुर में। कहाँ पर? यूपी के कानपुर में स्थित है, कानपुर में है। मानव अधिकारों के लिए जो सार्वभौमिक घोषणा हुई, जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष में अपनाया गया, जिसको हम बोलते हैं यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसका? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन मानव अधिकारों का। किसकी सार्वभौमिक घोषणा? मानव अधिकारों की, ह्यूमन राइट्स की। तो उसको किस वर्ष में अपनाया गया था? तो आप कहेंगे 1948 में भैया अपनाया गया था, 1948 में। ये दिन कौन सा था? 10 दिसंबर। इसीलिए मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1948 में, क्योंकि इसको साथी कहाँ पर? पेरिस में अपनाया गया था। इसीलिए 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो यूडीएचआर को हमने कहाँ पर अपनाया था? पेरिस में। कब अपनाया था? 10 दिसंबर 1948 को, 1948 को। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? यूपी के किस शहर में फांसी दी गई थी? वाराणसी में, गोरखपुर में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? तो आंसर आएगा हमारा भैया, क्या बोलेंगे? गोरखपुर में फांसी दी गई थी। और कौन कौन लोग थे? राजेंद्र लाहिड़ी थे जिनको फांसी हुई थी। तो राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी कहाँ पर दी गई थी? राजेंद्र लाहिड़ी जी को साथी 17 दिसंबर को फांसी दे दी गई थी 1927 में। और सबसे पहले काकोरी एक्शन में फांसी किसको हुई थी? इन्हीं को हुई थी सबसे पहले। तो कहाँ पर इनको फांसी हुई थी? गोंडा में हुई थी। गोंडा में इनको फांसी दी गई थी। मुझे बताएं अशफाक उल्ला खां जी को कहाँ पर फांसी हुई थी? अशफाक उल्ला खां जी को कहाँ पर फांसी हुई थी? अशफाक उल्ला खां बताएंगे जी। इनको जो फांसी हुई साथी वो कहाँ पर हुई थी? तो आप कहेंगे इनकी फांसी हुई भैया कहाँ पर? फैजाबाद में। क्या बोलेंगे? फैजाबाद में इनकी फांसी हुई थी। एक अशफाक उल्ला खां हो गए, आपका रामप्रसाद बिस्मिल हो गए, राजेंद्र। एक ठाकुर रोशन जी को कहाँ पर फांसी हुई थी? ठाकुर रोशन सिंह जी को कहाँ पर फांसी हुई थी? तो आप कहेंगे भैया इलाहाबाद में। कल मैंने आपको दोस्त बताया था परसों कि काकोरी एक्शन कब हुआ था? इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज। मुझे बताइए काकोरी एक्शन की सही डेट क्या है? सारे दोस्तों की तरफ से उत्तर चाहिए, तब पता चलेगा कि हाँ आपको पिछली चीज़ें एकदम से रिवाइज हैं, बहुत अच्छे से आपने तैयार की हैं, नहीं तो कोई अर्थ नहीं है। 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 एकदम से ठीक डेट है। कुछ साथियों को बस चोरी चोरा की डेट याद होती है। कुछ दोस्त मेरे 1922 लिख रहे हैं, बाकी सब ठीक लिख रहे हैं, बस कुछ ही ठीक नहीं लिख रहे हैं। तुम जो कुछ ठीक नहीं हो तो भाई साहब ऐसा क्यों करते हो? हाँ भाई बुद्धू। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? क्योंकि यह कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो कांच की चूड़ियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? वो फिरोजाबाद है। गोरखपुर को क्या कहते हैं साथी? आपका नाथों का नगर कहते हैं। नाथों का नगर, क्योंकि यहाँ पे नाथ संप्रदाय है, जिससे साथी आपका कौन, जैसे आपके योगी आदित्यनाथ भी जुड़े हुए हैं। घाटों का नगर किसको बोलते हैं? वाराणसी को कहते हैं, जहाँ पर साथी 80 घाट है। कौन सा घाट? एक बार लिखो, 80 घाट। बरेली की बात करें, यहाँ पर सुरमा बनता है, इसीलिए इसको सुरमा नगरी कहते हैं, सुरमा नगरी कहते हैं। मुझे बताओ इत्र नगरी किसको कहा जाता है? इत्र नगरी किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे भैया इत्र नगरी बोलते हैं कन्नौज को। मुझे बताओ पीतल नगरी किसको कहते हैं यूपी में? पीतल नगरी किसको कहा जाता है? तो पीतल नगरी बोलेंगे मुरादाबाद को। किसको? मुरादाबाद को कहा जाता है। मुझे बताओ संगम नगरी किसको कहा जाता है? संगम नगरी किसको कहा जाता है? भैया प्रयागराज को कहा जाता है। किसको? प्रयागराज को कहा जाता है। मैं आपसे पूछूं पेठा नगरी किसको कहा जाता है? कहाँ पर मिलता पंछी पेठा? भैया आगरा में। कहाँ पर? आगरा में कहा जाता है। उद्योग नगरी किसको कहा जाता है यूपी में? उद्योग नगरी किसको कहा जाता है? तो उद्योग नगरी है आपका गाजियाबाद। क्या बोलेंगे? उद्योग नगरी भैया गाजियाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गाजियाबाद को कहा जाता है, गाजियाबाद को।
आगे आएंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र है? एल्यूमिनियम का संयंत्र कहाँ पर है बताएंगे। रायगढ़ में है, रेणुकूट में है, हीराकुंड में है या फिर मथुरा में है? तो किसका पूछा उसने? एल्यूमिनियम का। हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र है वहां पर। हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ पर है दोस्त? रेणुकूट में। और रेणुकूट कहाँ पर है? ये रेणुकूट बोलेंगे भैया सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में मौजूद है। हीराकुंड आपका दोस्त उड़ीसा का हो गया, रायगढ़ छत्तीसगढ़। मथुरा में क्या है? हमारे यूपी में तेल रिफाइनरी है। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे? वो मथुरा में है, मथुरा में है। ठीक है, मुझे बताओ दोस्त, खेल राजधानी किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को खेल राजधानी कहते हैं? तो आप बोलेंगे खेल राजधानी मेरठ को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेल उद्योग बहुत, उसका सामान बहुत मिलता है। ताला उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में? तो ताला उद्योग भैया अलीगढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का? अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं अपने अलीगढ़ के। आपसे पूछे जॉनसन एंड कंपनी, ये पहली ताला कंपनी है जो अलीगढ़ में खुली थी 1870 में। कौन सी? जॉनसन एंड कंपनी पहली बार यहाँ पर खुली थी। आपका ताला उद्योग। चमड़ा उद्योग कहाँ कहाँ पर पैर पसारे हुए है? तो भैया चमड़ा उद्योग कानपुर और आगरा में पैर पसारे हुए हैं। कानपुर और आगरा, कानपुर और आगरा। मुझे बताओ जो कालीन उद्योग है उत्तर प्रदेश का वो कहाँ पर प्रसिद्ध है? कालीन उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे कालीन उद्योग भैया मिर्ज़ापुर का। गुड्डू भैया मिर्ज़ापुर या कालीन भैया का? मिर्ज़ापुर और भदोही में प्रसिद्ध है। किसहाँ पर? मिर्ज़ापुर और भदोही में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, दुनिया भर के जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं की उपलब्धियों नेतृत्व के लिए, जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए जो पुरस्कार मिलता है वो है आपका गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो जो गोल्डमैन पुरस्कार है वो 1989 से शुरू हुआ, साथी याद रखेंगे। इसी साथी याद रख लेना, जो गोल्डमैन है हमारा, गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड जो है, ये हमारा जो एनवायरनमेंट अवार्ड है, इसी को दोस्त हम कहते हैं आपका क्या? इसी को बोलते हैं ग्रीन नोबेल। क्या कहा जाता है? ग्रीन नोबेल अवार्ड इसी को कहा जाता है। और ये दोस्त दरअसल में इसमें क्या होता है आपका 2 लाख यूएसए डॉलर, 2 लाख यूएसए डॉलर, इसकी अगर हम बात करें तो लगभग 1,70,00,000 रुपए मिलते हैं सभी महाद्वीपों में, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर। यहाँ पर क्योंकि अंटार्कटिका में वृक्ष ही नहीं है, अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर। तो कितने महाद्वीप बचे संख्या में बताएं? अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर ये दिया जाता है सब जगह गोल्डमैन आपका। ठीक है, 2024 में इसको किसने जीता? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है 2024 में ये अपना किसको मिला है? आलोक शुक्ला जी को मिला है। किसको? आलोक शुक्ला जी को मिला है। आलोक शुक्ला जी को मिला है। ठीक है, आलोक शुक्ला जी को। मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है जिन्होंने मानवाधिकारों के लिए काम किया और साथ ही क्या बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता? मेधा पाटकर हैं। मेधा पाटकर जो कि साथी आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रही हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक प्रणेता रही हैं आपका। क्या बाबा आमटे को मिला है? जी भैया, बाबा आमटे को मिला है। बाबा आमटे, मुरलीधर देवीदास आमटे। क्या बोलोगे, नाम क्या था? मुरलीधर देवीदास आमटे। मुरलीधर देवीदास आमटे बाबा को ये अवार्ड मिला है। बाबा आमटे बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। 1999 में उनको गांधी शांति पुरस्कार भी मिला है। क्या बोलोगे? गांधी शांति पुरस्कार भी उनको मिला है। गांधी शांति अवार्ड भी उनको मिल चुका है। ठीक है, और 1985 में उनको रमन मैगसेसे, जिसको एशिया का नोबेल हम बोलते हैं, रमन मैगसेसे एशिया का नोबेल हम कहते हैं। बाबा आमटे ही थे जिन्होंने 1951 में आनंद वन की स्थापना की थी। कौन से वन की? आनंद वन की स्थापना की थी। विनोबा भावे जी किसके? भू आंदोलन के प्रणेता हैं। उनको किसके लिए जाना जाता है? भूदान आंदोलन के लिए। मुझे बताना, भारत में कौन बता सकता है भारत में भूदान आंदोलन को किस गांव से शुरू किया गया था? उस गांव का साथी नाम क्या था या किस राज्य में स्थित था? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में ग्रामदान की प्रक्रिया भूदान शुरू हुआ। यही विनोबा भावे हैं जिनको पहला रमन मैगसेसे मिला था 1957 में।
जिसको एशिया का नोबेल हम कह रहे हैं। मुझे बताओ, रमन मैग्सेसे मैंने आपको बताया था, कौन से देश की सरकार इसको देती है? कौन से देश की सरकार है जो रमन मैग्सेसे को देती है? सबकी तरफ से उत्तर आए। ज्योतिबा फूले जी, मैं अब आपको बता चुका दोस्त किसके लिए जाने जाते हैं। आपका ज्योतिबा फूले जी, जिन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी मराठी भाषा में, तो बोलेंगे किसके लिए साथी? सत्यशोधक समाज 1873 के लिए उनको जाना जाता है। बहुत सारे साथियों ने उत्तर दिया कि वो रमन मैग्सेसे जो है वो फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। वहाँ के तीसरे राष्ट्रपति थे आपका रमन मैग्सेसे, उनकी मेमोरी में उसको दिया जाता है। एक स्कॉटिश इतिहासकार जिन्होंने कभी भारत में प्रवेश नहीं किया, उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक रचना हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, एसएससी बहुत पूछती है किस वर्ष लिखी गई थी, 1817 में, वह इतिहासकार हैं। तो किसने लिखा है? ये जेम्स मिल ने लिखा है। क्या बोलेंगे भैया? ये जेम्स मिल ने लिखा है। जो भारत में साथी अगर हम बात करते हैं, जैसे अलेक्जेंडर कनिंगम है, ये बोला जाता है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक है ये। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक हैं, ये भी लिख सकते हैं। किसका संबंध है? अलेक्जेंडर कनिंगम का संबंध है आपका। तो जेम्स मिल ने लिखा है भारत का इतिहास, बिगर इंडिया देखे इतिहास लिख दिया भारत का, और बड़ा विश्वसनीय इतिहास माना जाता है। ठीक है, आगे आएंगे। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर रिक्तस्थान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। रिक्तस्थान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, एक बार बोले किस किस ने? 1916 में दरअसल में क्या हो गया था? मैंने आपको बोला 1907 में रासबिहारी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और कांग्रेस जो थी वो नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस का जब एकीकरण हुआ 1916 में, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मेरा आपसे प्रश्न है, क्योंकि मैंने इसी कक्षा में बताया आपको। तो क्या बोलेंगे इसमें? एक तरफ से तो आपका बाल गंगाधर तिलक थे, और एक तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, इसमें दोस्त क्या हो गया? नरम दल भी एक हो गया, गरम दल भी एक हो गया, और मुस्लिम लीग भी इनसे मिल गया। मुस्लिम लीग भी इनसे मिल गया, और ये हुआ था आपका। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है साथी? आपका इसकी कहा जाता है, इसके जो अध्यक्ष थे वो AC मजूमदार थे। जितने भी साथियों ने लिखा उनको बहुत शाबाश, या जिन्होंने सही नाम सोचा हो, अंबिका चरण मजूमदार थे। बहुत शानदार। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? मैंने आपको बताया था कांग्रेस का संकट आया, त्रिपुरी संकट किस वर्ष में आया था? बताइए जरा, त्रिपुरी संकट मैंने किस वर्ष बताया था? कांग्रेस के साथी दो अधिवेशन मैंने आपको बताए थे। एक तो बताया था मैंने आपको 1938 हरिपुरा अधिवेशन, और त्रिपुरी हुआ था आपका 1939 में, जब सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। तो उसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस जी ने जैसे ही कांग्रेस को छोड़ा, तो क्या बनाया था? आपका फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। फॉरवर्ड ब्लॉक, तो कौन सा वर्ष हो गया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का? तो आप बोलेंगे भैया 1939, वेस्ट बंगाल में बनाया था। क्या बोलेंगे? वेस्ट बंगाल में बनाया था। और 1940 में इसका एक सम्मेलन हुआ था, जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन हुआ था आपका। ठीक है, और ऐसे शामिल नहीं किया लोगों को कि भैया आओ इस सम्मेलन में शामिल हो जाओ, उंगली काटो खून दो, ऐसे नहीं, खाली है उंगली काट के, ऐसे नहीं डॉप लगा दीजिए चाकू से, यहाँ से काटो और तब तुम इसमें शामिल होगे फॉरवर्ड ब्लॉक में, तब पता चलेगा कि हाँ तुम सच में डिवोटेड हो, सच में समर्थित हो। ठीक है, स्वराज शब्द का सबसे पहला दादा भाई नौरोजी ने रिक्तस्थान में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। तो स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग कब देखने को मिलता है? क्या कहेंगे? स्वराज शब्द का 1904 बॉम्बे में, 1906। तो आपको सोचना होगा दादा भाई नौरोजी, मैं आपसे पूछूं कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसी में आता है अधिवेशन साथी 1906 कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी जो थे दरअसल में वो 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1886 तो मैंने आपको बताया था, वो भी कलकत्ता में, और पहले पारसी अध्यक्ष ये बने थे। 1886 के बाद में 1893 और फिर 1906 में। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछूं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब आया था? पूर्ण स्वराज का जो साथी प्रस्ताव है वो कब आया था? तो आप कहेंगे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव आया था आपका 1929 में। कहाँ पर साथी? लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सत्र में आया था, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। कभी कभी ये भी पूछ लेता प्रथम कार्यकर्ता कौन है पूर्ण स्वराज की मांग के लिए?
क्या बोले? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रथम कार्यकर्ता। पूर्ण स्वराज मांग का जो प्रथम प्रथम कार्यकर्ता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? प्रथम एक्टिविस्ट कौन था? प्रथम कार्यकर्ता कौन था? तो आप कहेंगे भैया हसरत मोहानी। कौन था आपका? हसरत मोहानी पहला कार्यकर्ता था जिसने ये कार्य शुरू किया 1921 में। हजरत मोहानी जी ने कौन सा नारा दिया था? कितने लोग बता सकते हैं? हजरत मोहानी जी ने कौन सा नारा दिया था? कितने साथी बता पाएंगे? पहले विश्व युद्ध का समापन किसके द्वारा हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें तिथि ये याद न रखें लेकिन इनके वर्ष याद रख लेना। वैश्विक इतिहास की ये कुछ घटनाएं पूछी जाती हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था साथी आपका? सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45, ठीक है। तो पहला जो अंत हुआ था वो 1919 की वर्साई की संधि से अंत हुआ था, 1919 की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे जितने भी लोग मारे गए थे उनकी याद में कौन सा स्मारक या कौन सी इमारत बनी है, जरा बताना। 1 लाख के लोग जो लगभग शहीद हैं, तो आप बोलेंगे भैया इंडिया गेट है। क्या बोलेंगे? इंडिया गेट है। इंडिया गेट है, 1931 में बन के तैयार हुआ था। इंडिया गेट है आपका। किसमें, किसकी मेमोरी में बनाया गया है वो इंडिया गेट? तो आप बोलेंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम भारतीय शहीद हुए तो उनकी याद में बनाया गया है, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष में हुई थी? बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष में हुई थी आपका? तो दरअसल में 1773 में बोस्टन टी पार्टी हुई और 1773 में एक टी एक्ट आया था। टी एक्ट आया था, याद रख लेना। जो टी एक्ट था आपका टी एक्ट था उसके तहत क्या हुआ? टी एक्ट के तहत क्या हुआ था साथी? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो परमिशन मिल गई थी किस चीज़ की? चाइना से चीन की खरीद की, ठीक है, टी एक्ट के तहत। और वहीं पर क्या हुआ? क्या बोलते? इसको वैश्विक घटना कहा जाता है कि ये विश्व क्रांति की एक प्रमुख घटना बन के उभरी। अब मैं आपसे पूछूंगा बोस्टन टी पार्टी का संबंध किस देश से है? हमने बहुत छोटी कक्षाओं से साथी वैश्विक क्रांति पढ़ी है, तो बोस्टन टी पार्टी ये जो घटना है ये किस देश में घटी थी? बोलेंगे फटाफट से। बोस्टन टी पार्टी किस देश में घटी थी? तो सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए कि भैया अमेरिका में ये घटी थी। अगर मैं क्रांति पूछूं विश्व की कुछ, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति साथी आपका हुई थी कब? 1789 में, याद रखेंगे, 1789 में। चीन की क्रांति में पूछूं आपका, चीन की क्रांति आपका 1911 में। रूस की क्रांति में आपसे पूछूं, रूस की क्रांति आपका 1917 में। मैं पूछूं अमेरिकी क्रांति किस वर्ष हुई थी? अमेरिकी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये वैश्विक इतिहास की कुछ घटनाएं हैं। क्या बोलेंगे? 1775 से लेकर भैया 83 तक हुई थी। एक आपका इंग्लैंड की, जिसको गुलाबों का युद्ध भी कहा जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है कि कोई रक्त ही ना बहा इसमें, तो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी आपका 1688 में। इसी को गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति भी इसको हम कहते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो विश्व की प्रमुख क्रांतियों की तिथि है, सत्ता परिवर्तन की तिथि है। किस वर्ष में सोवियत संघ का विघटन हुआ था? जो साथी आज हम देखते हैं यूएसएसआर था, क्या बोलेंगे? जो यूएसएसआर था वो साथी जो बिखर गया, तो वो विघटन कब हुआ था? तो बोलेंगे भैया बीज तो 1922 से ही बोने लग गए थे, लेकिन 1991 में। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था मॉस्को। तो यूएसएसआर बट गया। कितने हिस्से हुए थे यूएसएसआर के? कितने लोग बता सकते हैं कि यूएसएसआर जब विभाजित हुआ तो यूएसएसआर जो सोवियत संघ था उससे कितने देश बने? बोलेंगे। आगे आएंगे। सर आपकी पीडीएफ कैसे मिलेगी? बेटा पेपर के पहले दिन तक भी पीडीएफ ढूंढते रहना तुम, है ना। तुम्हारा पेपर होगा, तुम हॉल में जाने वाले होगे और तुम पीडीएफ मांग रहे होगे। कितने सालों से तुम पीडीएफ मांग रहे हो? पीडीएफ मांगते मांगते तुम, आपका दोस्त तैयारी के अंतिम चरण पे आ चुके हो। ऐसा क्यों करते हो भाई? कब तक पीडीएफ मांगोगे? तुम हालातों की भट्टी में कब तक मुझको झोंकोगे? आगे आएंगे। वर्ष 2010 में किस नृत्य शैली को यूनेस्को विश्व विरासत नृत्य में शामिल किया गया? देखो अमूर्त में, किसमें साथी, कौन सी सूची में नृत्य शैली आती है? आपका अमूर्त सूची। अमूर्त सूची जिसको मैंने आपको इसी कक्षा में बताया। कितने स्थल हैं अमूर्त सूची में भारत के? कुल बोलेंगे भैया 15 हैं। क्या बोलेंगे? 15 हैं। इनको बोलते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल
कल्चरल हेरिटेज यानी कि इंटेंजिबल होता है आपका अमूर्त, कल्चरल होता है आपका साथी क्या सांस्कृतिक, और हेरिटेज होता है दोस्त आपका विरासत। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है भारत में? जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची बोले तो, विश्व विरासत पूछ ले आपसे, स्थल पूछ ले 43 होंगे। ये अमूर्त है, जिनके मूर्त रूप नहीं होते। तो छऊ को शामिल किया गया था 2010 में। किसको? छऊ को। कितने तरह का छऊ होता है दोस्त? कितने तरह का छऊ होता है मुझे बताइए। और कालबेलिया, कालबेलिया जो राजस्थान का है, इसको भी दोस्त आपका 2010 में ही यूनेस्को में शामिल किया गया था। 2010 में ही ये भी शामिल हुआ था। छऊ दोस्त आपका 3 स्टेट में होता है। किस में? 3 स्टेट में होता है, जिसको हम बोलते हैं उड़ीसा में होता है। कौन उड़ गया भैया? मयूर उड़ गया, मोर उड़ गया। मयूरभंज छऊ होता है। कौन सा? पूछ लेता, मयूरभंज छऊ कहाँ पर आयोजित होता है? ठीक है, मयूरभंज छऊ। सरायकेला छऊ कहाँ पर होता है? सरायकेला, सरायकेला छऊ आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे भैया वो झारखंड में होता है। कहाँ पर होता है? झारखंड में। एक होता है पुरुलिया छऊ, पूरा पुरुलिया, कंप्लीट लिया क्या? पुरुलिया छऊ होता बंगला, पश्चिम बंगाल बोलते थे हम इसको, स्टेटिक जी के याद कराते टाइम। बंगाल, बंगला कोई खरीदेगा तो कैसा खरीदेगा? पूरा लिया बंगला भैया उसने, आधा थोड़ी ना लेगा। निम्नलिखित में से कौन द गाइड पुस्तक का लेखक है? द गाइड पुस्तक का लेखक है। इतनी चर्चित किताब है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट। द गाइड पुस्तक का लेखक कौन है? आर के नारायण, विक्रम चंद्रा, शशि थरूर या रोहिंटन मिस्त्री? तो द गाइड के साथी लेखक हैं आर के नारायण। इनकी कई किताबें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, जिसमें से साथी क्या बोलेंगे भैया? मालगुडी डेज बहुत पूछी जाती है। मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? मालगुडी, मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? तो आर के नारायण हैं। आपसे पूछे स्वामी एंड फ्रेंड्स के राइटर कौन हैं? स्वामी एंड फ्रेंड्स के राइटर कौन हैं? द इंग्लिश टीचर के राइटर कौन हैं? क्या बोलेंगे? द इंग्लिश टीचर के राइटर कौन है? इंग्लिश टीचर के, ठीक है। और आपसे पूछ ले द डार्क रूम के राइटर कौन है? द डार्क रूम के राइटर कौन है? द डार्क रूम, द डार्क रूम। विक्रम चंद्रा, विक्रम चंद्रा की किताब है सेक्रेड गेम्स, इंडिया में बहुत चर्चित है। सेक्रेड गेम्स के राइटर कौन है? सेक्रेड गेम्स के राइटर कौन है? शशि थरूर जी की एक पुस्तक आप बताएं, शशि थरूर जी की क्या बोलेंगे? इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर पर एक पुस्तक लिखी, अम्बेडकर ए लाइफ। क्या बोलेंगे? अम्बेडकर ए लाइफ। उनके जीवन के बारे में कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया उस समय की व्यवस्थाओं से। रोहिंटन मिस्त्री ए फाइन बैलेंस है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। अवनी लेखरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? अवनी लेखरा जो साथी आपका टोक्यो पैरालंपिक में चमकी थी, 2 मेडल जीते थे। आपका 50 मीटर में साथी उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, आपका 10 मीटर में गोल्ड जीता था। 2 मेडल इंडिया के लिए लेकर आई थी। कौन से खेल में? तो क्या बोलेंगे? जब मैंने बोल दिया 10 मीटर 50 मीटर, ये किस में होते हैं भैया? शूटिंग में होते हैं। क्या बोलेंगे? ये शूटिंग में होते हैं। मुझे बताओ भारत के लिए प्रथम पैरालंपिक पदक किसने जीता था? पैरालंपिक समझ रहे हो? दिव्यांग लोग हैं, जो शरीर से आपका कहीं ना कहीं दिव्यांग हैं। प्रथम पैरालंपिक आपका जो मेडल है वो किसने दिलाया था भारत को? तो याद रख लेना, वो 1972 में तैराकी में आया था हमारा। किस में आया था? तैराकी में आया था। और तैराक कौन थे? मुरलीकांत पेटकर थे भाई साहब, मुरलीकांत पेटकर थे। ये बात याद रख लेना, यानी एक पुरुष है। मैं पूछ लूँ प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला कौन है जिन्होंने पैरालंपिक में मेडल दिलाया था? पैरालंपिक में साथी हमको मेडल दिलाया था, प्रथम महिला कौन है? तो आप कहेंगे वो हैं भैया कौन? दीपा मलिक। दीपा मलिक। और फाउंडेशन की फिर इनको अध्यक्ष भी बनाया गया था। दीपा मलिक 2016 जो रियो था उसमें दोस्त आपका रजत पदक जीत के आई थी, उसमें ये रजत पदक जीत के आई थी। ओलंपिक के सारे मेडल जानते हो? इस बार कितने मेडल आए हमारा भैया प्रदर्शन इस बार पिछली बार से भी निम्नतम स्तर पर रहा, निम्नतम स्तर पर रहा आपका। ठीक है, आगे आएंगे। तो पिछली बार तो हमारे 7 थे, इस बार 6 मेडल रह गए हैं। किस खेल से संबंधित हैं? एवनी लेखरा। छोटे छोटे देश बहुत सारे मेडल लेके आ रहे हैं। जापान जैसे देश कम लोग हैं,
और किसको समर्पित है? आपका खेल को समर्पित है। चाइना तो ने तो अपने खिलाड़ियों तक को प्रतिबंधित कर रखा है कि भाई तुम अन्य चीज़ें नहीं करोगे, सिर्फ खेल करोगे। अन्य चीज़ें आपकी प्रतिबंधित होती हैं, क्योंकि आप पर जो जिम्मेदारी है वो देश की जिम्मेदारी है, ये सिर्फ आपकी अकेले की नहीं है। ठीक है, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और देश आप पर खर्च कर रहा है उसके लिए। ठीक है, वो क्या है, मतलब चलता है सिस्टम, ऐसी कोई एहसान नहीं है, लेकिन देश की उम्मीदें होती है हमेशा खिलाड़ियों से, और हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये प्रदर्शन कल बहुत बेहतर होगा, कल ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि 140 करोड़ लगभग हो चुके हैं। ठीक है, 140 करोड़ लगभग हो चुके हैं, तो क्या बोलेंगे आपका 140 करोड़ लोगों में से तो उम्मीदें होनी चाहिए, इतने मेडल आए। क्या बोलेंगे जी खेल से संबंधित? मुझे बताओ, पहला ओलंपिक मेडल हमको किसने दिलाया था? पहला ओलंपिक मेडल हमारा किस वर्ष आया था, ये बताना है। पहला जो ओलंपिक मेडल है वो हमारा कब आया था? तो पहला ओलंपिक मेडल आया था हमारा 1952 में, बाबा केडी जाधव ने जीता था। केडी जाधव ने जीता था किसमें? कुश्ती में। कौन सा मेडल था इनका दोस्त? ये कांस्य था। कुश्ती में कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। तो प्रथम आपका साथी ये कांस्य भी हो गया। मुझे बताओ, प्रथम रजत भारत को किसने दिलाया था? प्रथम सिल्वर किसने दिलाया था भारत को? तो 2004 एथेंस में राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। अब तक हमको साथी कुल बहुत ज़्यादा मेडल नहीं मिले हैं, 35 मेडल हमारे पहले थे और अभी 41 मेडल हुए हमारे ओलंपिक में टोटल ही। कोई कोई देश एक ही वर्ष में 41 गोल्ड जीत रहा है, हमारे आज तक की पूरी हिस्ट्री में हमारे पास 41 मेडल हैं। ठीक है, प्रथम सिल्वर राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तीसरा दोस्त आपका क्या बोलेंगे, प्रथम गोल्ड किसने जीता था ओलंपिक में? प्रथम गोल्ड माइकल फेल्प्स को देखिए। माइकल फेल्प्स ने कितने मेडल जीते हैं टोटल, बताएं? 28 मेडल, 23 गोल्ड है उसके। कोई सोचेगा भैया इसी को पकड़ लो पहले, देश के साथ में गोल्ड यही जुड़ जाएंगे। 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज अकेले के। प्रथम गोल्ड आपका अभिनव बिंद्रा, क्या बोलेंगे? अभिनव बिंद्रा ने जीता था। और अभिनव बिंद्रा ने साथी किस वर्ष जीता था, बताएंगे? अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष जीता था? अभिनव बिंद्रा ने जीता था भैया आपका 2008 बीजिंग में। कहाँ पर? 2008 बीजिंग में जीता था। ठीक है, ये पहला गोल्ड था व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ, प्रथम गोल्ड व्यक्तिगत, प्रथम गोल्ड व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं। प्रथम गोल्ड आपका साथी, अगर मैं बोलूं व्यक्तिगत ना बोलूं, तो प्रथम गोल्ड भारत को किस वर्ष मिल गया था? प्रथम गोल्ड। ठीक है, प्रथम गोल्ड हमको मिला था 1928 में। कहाँ पर? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में। ये ऊपर जो हमने बात की है, ये सब कैसी तीनों बातें थी, ये तीनों व्यक्तिगत हैं। ऐसा नहीं है कि 1952 में हमको पहला ओलंपिक मिला, हम व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत पहला मिला है ना। तो प्रथम गोल्ड जो मिला वो हमको हॉकी टीम ने दिलाया। इसने नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में हुआ था। हॉकी टीम, हॉकी टीम ने टोटल कितने गोल्ड जीते हैं जरा बताएंगे? हॉकी टीम, हॉकी टीम ने कितने गोल्ड जीते हैं जरा बताएं सारे दोस्त, बोलेंगे जी? हॉकी टीम ने कितने गोल्ड जीते हैं? 8 गोल्ड जीते हैं भैया। 8 जिन साथियों का उत्तर आया, कुछ 7 लिख रहे हैं, कुछ 6 लिख रहे हैं। अब बुद्धू, इसी कक्षा में मैंने बताया, तुम कहाँ सो रहे थे भाई? तब तो तुम कूदे घूमते हो। अब यहाँ इधर क्लास है, अब उधर क्लास है, अब वहाँ जाके क्लास कर लेते हैं, वो पीडीएफ पढ़ लेते हैं, अब इस एप्लीकेशन से पढ़ लेते हैं, अब लाइब्रेरी से पढ़ लेते हैं। फिर कोई आता है आपका चुम्मू वीडियो बनाने के लिए। इंस्टाग्राम पे भी तुम बहुत वीडियो देखते हो, इंस्टाग्राम पे फिर एक सलाहकार वीडियो तुमको देता है, भैया नहीं 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 क्लास मत करो, सेल्फ स्टडी करो। फिर सेल्फ स्टडी बच्चा करने बैठ जाए, किताबों में से पेपर दे के आता, फिर कुछ मिलता नहीं। आजकल बड़ा मतलब हेट का माहौल भी है। लोग बच्चों से ये नहीं कह रहे कि तुम अच्छा टीचर एक ढूंढो और उससे पढ़ लो, कह रहे सेल्फ स्टडी कर लो। सब कह रहे अरे जब बच्चा टीचर उसको पढ़ाता तब भी तो बच्चा सेल्फ ही पढ़ता है, फिर तो ऐसे तो किताबों से भी पढ़ना सेल्फ स्टडी नहीं है। तो ये तो अच्छी बात हुई, कोई कुछ समझा रहा है तो उसमें आपका जो प्रोसेस है वो डबल हो रहा है। लोग पता नहीं कैसी कैसी सलाह देते, मुझे बड़ी हंसी आती, कह रहे कि सेल्फ स्टडी करो, मतलब किसी टीचर को मत देखो। और अगर वो खुद टीचर होते तो कहते भैया हमारे पास पढ़ने आ जाओ। तो बड़ी बेरंगी दुनिया है, तो उस दुनिया के चक्कर में नहीं पढ़ना, नहीं तो तुम बेरंग हो जाओगे। नहीं तो ऐसे ही उत्तर दोगे कि हॉकी टीम ने कितने गोल्ड जीते, 3 बता रहे हैं, बताओ 6 बता रहे हैं। दोस्त ये गलत बात है। आप लोगों को सपने दिखाते हो, अभी तुम्हारी सबकी एज 18 से ज़्यादा होगी। घर वालों को क्या सपने दिखा रखे हैं तुमने? एक लड़का आया मेरे पास में, उसके मतलब चाचा उसको लेके आए, उस लड़के की उम्र 20 साल है। तो मैंने उससे बोला भाई क्या मतलब करना क्या चाहते हो?
तो उसने लड़के ने बोला कि दरोगा बनने का सपना है जी, यूपी पुलिस में दरोगा, स्टार लगने चाहिए। मैंने कहा भाई मतलब कांस्टेबल बनने का ख्याल ही नहीं है? बोला जी कांस्टेबल वांस्टेबल नहीं बनूंगा, दरोगा ही बनना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको सच नहीं पता है तब तक आप अपनी फैमिली को बेमतलब के ख्वाब दिखा रहे हो। आपको पता चलेगा कांस्टेबल के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, दरोगा के लिए, सब इंस्पेक्टर होने के लिए उससे ज्यादा। वैसे थोड़ी ना बात बनेगी। कल को आके वो लोग बोलते मैंने जीडी का रिजल्ट देखा, जीडी के पास, जीडी की तैयारी के लिए शायद उस समय पर 40,000 कुछ भर्ती थी, और बच्चों के हमारे पास ही एनरोल थे 2 लाख से ज़्यादा बच्चे, एडमिशन था उनका। तो नौकरी कितने लोगों की लगेगी? ऐसा तो है नहीं कि 100% जो हमारे पास पढ़ेगा सिर्फ उसी की नौकरी लगेगी। सीधी सी बात है, अदर प्लेटफॉर्म से भी बच्चे होंगे, ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे, सब जगह से सिलेक्शन होते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो हमारे पास लगभग आप मान के चलो कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो सिलेक्शन किसका होगा? जब आप पढ़ रहे हैं उन्हीं का तो होगा। ऐसा थोड़ी एडमिशन ले लिया आपने या मेरी क्लास ले ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ही में से होगा, लेकिन आप सभी का नहीं होगा। इस दोनों बातों में अंतर है। तो आप ही का होगा, आप सभी का नहीं होगा। तो सभी का नहीं होगा उसमें कौन है? जो झूठे सपने दिखाता है, खुद को भी औरों को भी। लेबर करिए, टिफिन उठाइए और फिर फैक्ट्री जाइए। उनके माता पिता के जो बुजुर्ग वो हो चुके हैं, उनको जो सपने दिखा रहे हो तुम कि मैं चीज़ों को बदल दूंगा, और ऐसे बदलना चाहते हो, तो फिर टिफिन उठाइए और जाके मेहनत करके देख लीजिए, महीने 2 महीने 4 महीने कितना संघर्ष उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। तो ये शायद तब तुमको महसूस हो, फिर 4 महीने बाद तैयारी कर लेना। भाई डूब के पढ़ो, डूब के पढ़ने का मतलब होता है चीज़ें तुमको फिंगर टिप्स होनी चाहिए। मुझको भी नहीं थी एक टाइम। मुझको क्यों हो जाती है? क्योंकि मैं उन चीज़ों को अनेक बार बोल चुका हूं। तो अनेक बार पढ़ो उसको, और खतरनाक तरीके से पढ़ो। खतरनाक का मतलब है ऐसे नहीं कि घंटे बांट रहे हैं, सोने का टाइम पहले फिक्स कर रहे हैं, बोले 6 से 8 घंटे सो जाऊंगा, इसको टाइम टेबल में इस पे जाकर फोकस है, सोऊंगा कितनी देर। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। उसमें जागने का फिक्स करो कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। अभी पेपर आएगा तो सब पढ़ रहे हैं, जब पेपर नहीं होता तब कोई नहीं पढ़ता है। तो थोड़ा खुद को अवेयर करो। आपके साथ में लोगों के सपने जुड़े हुए हैं। आपका लोगों के सपने तो छोड़िए, वो सब लोग तो शायद चले जाएंगे, लेकिन भविष्य में कुछ ज़रूरतें आएंगी आपकी। आपकी शादी होगी, नई ज़रूरतें, आपके बच्चे होंगे। तो माता पिता वो तो अभी आपको अपना कर्ज जो है वो कैसे उतारेंगे पता नहीं, उतारना तो चाहिए, लेकिन वो तो बुजुर्ग हालात में एक दिन चले जाएंगे, लेकिन पूरे जीवन भर जिम्मेदारी रहेंगी। तो वो तुम्हारे खुद के लिए है। अब पता चले कि तुम भैया हम तो पढ़े नहीं, फिर बच्चों से सोचता आदमी कि बच्चे पूरी करेंगे मेरी इन उम्मीदों को, फिर तुम अपने बच्चों के लिए सोचना। बच्चे फिर उनके बच्चों सोचेंगे भैया हम तो पढ़े नहीं। तो उससे अच्छा कि आप ही पढ़ लो, अभी पढ़ लो। तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? चिदम्बरम समिति, श्री कृष्ण समिति? क्या बोलेंगे भैया? श्री कृष्ण समिति थी। कौन सी समिति थी और कब गठन हुआ था इसका? 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। और कौन सा राज्य बना था जरा बताना? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके कौन से क्रम का राज्य बनाया गया था? कौन से क्रम का राज्य था? तो आप बोलेंगे भैया 29वां राज्य था। कौन सा राज्य था? 29वां राज्य था। 29वां राज्य बना था। लेकिन वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? वो 28 है। क्या बोलेंगे? 28 है। और अगर हम बात करते हैं तेलंगाना की, साथी जो पहले सीएम थे वो कौन थे जरा बता सकते हैं? तेलंगाना 2014 में बना है, तो इसके प्रथम सीएम कौन थे? तो प्रथम सीएम थे इसके के चंद्रशेखर राव। कौन थे? के चंद्रशेखर राव इसके पहले सीएम थे। ये बात याद रख लेनी है, ठीक है? आगे उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट, क्या बोलेंगे? ग्रास ऑन द ईस्ट कहा जाता है? किसको कहा जाता है बताएंगे? गोरखपुर को, मुरादाबाद को, बनारस को, या फिर कन्नौज को? कन्नौज, इत्र नगरी को ही कहा जाता है ग्रास ऑन द ईस्ट, पूर्व की घास कहा जाता है। पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश में? पूर्व का सिराज, एंट्री गेट की तरह पूर्व का सिराज किसको कहते थे दोस्त आपका? तो हम कहेंगे भैया पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। किसको? जौनपुर को। मुझे बताइए पावर कैपिटल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? पावर कैपिटल ऑफ इंडिया
पावर कैपिटल ऑफ इंडिया वो कौन सा शहर है? तो आप बोलेंगे भैया वो सोनभद्र को कहा जाता है। किसको? जिला सोनभद्र को कहा जाता है। मैं आपसे पूछूं, सिरेमिक सिटी जहां पर साथी आपका पॉटरी उद्योग भी है वो कहां पर है? सिरेमिक सिटी या पॉटरी उद्योग भी है वो कहां पर है दोस्त आपका? तो आप कहेंगे भैया संदीप सर का खुर्जा। इसका खुर्जा संदीप सर का खुर्जा है। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे आपके भारत के पहले? इसमें साथ ही एक प्रश्न बनेगा आप लोगों से, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मतलब होता है रक्षा प्रमुख। ये भी पूछ ले, भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख कौन थे? रक्षा प्रमुख दरअसल में डीवी सेकतकर। क्या बोलेंगे? डीवी सेकतकर। डीबी सेकतकर जो समिति थी उसने इसकी सिफारिश करी कि तीनों सेनाओं का भी एक प्रमुख होना चाहिए। 2019 में सिफारिश हुई। तो पहले कौन बने थे आपका? जनरल विपिन रावत बने थे। ये तो एक्सपायर हो गए थे, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वर्तमान बोलूं मैं आपसे या मैं आपसे कह दूं सीडीएस? दूसरे नंबर के सीडीएस भी हैं, दूसरे सीडीएस। दूसरे कौन है आपके? तो भैया अनिल चौहान जी हैं। कौन है? अनिल चौहान जी हैं। अनिल चौहान, ये आपको पता होने चाहिए, अनिल चौहान है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला, मैं आपसे पूछूं भारत की साक्षरता कितनी? 74.04, सारे जानते हो। मेल पूछ लूं 82.14, सारे जानते हो। फीमेल पूछ लूं 65.46, ये इंडिया का है, इंडिया। तो सबसे कम किसकी है? बिहार की। लेकिन बिहार विकल्प में नहीं है, पूछ रहा है कि किस में होगी साथी, फिर राजस्थान होगा। देखो इसमें एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछता, 52.15% है इसमें, 52.15%। लेकिन जो बिहार की है वो सबसे कम है। सबसे कम किसकी है? विकल्पों में नहीं दिया हुआ है। सबसे कम क्या बोलोगे भैया? बिहार में है। किस में है? बिहार में है। जब विकल्प होता है तो ये मत चुन लेना इनमें से कोई नहीं। विकल्प का मतलब है इन विकल्पों में से बताना है। कुछ छात्र कहते हैं भैया भैया बिहार तो विकल्प में था नहीं। ठीक है, तो सबसे कम बिहार की है जो 51.50 है। और सर्वाधिक साक्षरता किसकी है साथी? सबसे अधिक साक्षर कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? वो दोस्त केरला की है। सर्वाधिक जो साथी लिटरेसी रेट है वो किसका है मेरे प्यारे साथी? वो केरल का है, केरल का है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना मुझे बताइए कौन से नंबर की जनगणना थी? जिन साथियों को जनगणना की कोई वीडियो करनी हो, कुछ भी करनी हो, तो जनगणना मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, ये आप लिख सकते हैं, सेंसस बाय नवीन, क्लास आ जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। जनगणना कभी भी किसी भी परीक्षा के लिए देखनी हो। तो कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? वो है शेरछिप। मुझे बताओ शेरछिप किस राज्य में स्थित है? शेरछिप किस राज्य में स्थित है? तो शेरछिप दोस्त मिजोरम में है। शेरछिप कहाँ पर है? वो मिजोरम में है। 97.91% वहाँ की क्या है आपका साथी? फिर आइजोल आ जाता मिजोरम का। अच्छा, सबसे कम जो साथी साक्षर जिला है, सबसे कम पे कौन आता है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है सबसे कम साक्षर जिला? जिले की बात कर रहे हैं, अब की तो राज्यों की कर रहे थे पीछे, तो अब की बार जिलों की। वो है अलीराजपुर एमपी का। क्या है? अलीराजपुर है मध्य प्रदेश का, जिसकी साक्षरता साथी सबसे कम है, 37.22% के साथ में सबसे नीचे है। सबसे नीचे है 37.22% के साथ में अलीराजपुर। कई साथियों ने लिखा। एक बार थम्स अप करके मुझे बताइए आप में से कितने साथी हैं जो नायक सीरीज को कर चुके थे अब से पहले? सबने तो नहीं की होगी, लेकिन कितने साथी हैं जिनकी नायक सीरीज के कम से कम एटलीस्ट, उसको हमने बांट के कराया था 25 + 10 सेट में 25 सेट कंप्लीट थे। मुझे लगता है कि, और सच सच बताना, रिव्यू लिखना उसमें, जब आपने नायक सीरीज को की होगी और आज प्रश्नों को करते होंगे तो आपको मेरे हिसाब से बहुत सारे प्रश्नों का, अगर यूपी के प्रश्नों को हटा दे क्योंकि वहाँ पर हम स्टेट स्पेशल नहीं पढ़ते थे, तो मेरे हिसाब से तो आप बड़ी आसानी से कर पाते होंगे। क्या ऐसा है या नहीं है? ऐसा है तो मैं यहाँ पर एक सिद्धांत तुमको सिखाना चाहता हूँ। आप चीज़ों को जितनी बार पढ़ेंगे, इसीलिए तो कहते हैं जोर क्यों दिया जाता है रिवीजन पर, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन की चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करें, तो वो स्थायी होने लगती हैं, फिर वो स्थायी होने लगती हैं।
एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है? मृत्यु संख्या, प्रजनन दर, स्थूल दर या जन्म दर? जीवित जितने व्यक्ति रह जाएंगे वो क्या हो जाएगी साथी? आपका जन्म दर। और जितने लोगों की, जितने बच्चे खत्म हो जाते हैं उनको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। वो क्या होती है? वो शिशु मृत्यु दर। जो एक्सपायर हो जाते हैं वो शिशु मृत्यु दर हो जाती है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, पहले तो मुझे बताओ मोटर वाहन अधिनियम कब का था? नए यातायात नियमों के अनुसार सीट बेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माना राशि कितनी लगती है? ये जो जर्नल क्वेश्चन हो गया कि सीट बेल्ट आपने नहीं पहनी हुई है तो जुर्माना राशि कितनी होगी? बोलेंगे जी 1000 रुपये होगी क्या? जी भैया 1000 रुपये हो जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम की अगर हम बात करते हैं दोस्त, वो था आपका एक्ट 1988, एक्ट 1988 का था, 2019 में उसमें संशोधन कर दिया गया। 5000 रुपये चालान कब जाता है भैया? विदाउट लाइसेंस। आपके पास लाइसेंस नहीं है, विदाउट लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस 2000 रुपये ये ओवर स्पीडिंग का है। ओवर स्पीडिंग का, आप एक तय सीमा से ज़्यादा गति पर चल रहे हैं। शराब पीकर क्या जुर्माना लगता है? शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, शराब पीकर ड्राइव कर रहे हैं तो भैया 10,000 रुपये। मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो, मोबाइल यूज करते हुए ड्राइविंग कर रहे हैं तो, मोबाइल में यूज करते हुए तो भैया 5,000 रुपये। नाबालिग व्यक्ति अगर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो कितने रुपए का जुर्माना भरना होगा? नाबालिग मतलब लाइसेंस नहीं है, 18 से कम है, 25,000 रुपये। क्या बोलेंगे? 25,000 रुपये। और याद रख लेना साथ में 25 वर्ष तक फिर लाइसेंस बनेगा भी नहीं। अभी अपने घर के किसी बच्चे को दे देते हो चलाने के लिए। आजकल टसन है, कहते हैं हमारा सोनू तो मोटरसाइकिल भी चला लेता है। अच्छी बात है, सोनू चला लेता तो राहुल पे भी चलानी आती है। अच्छा ये बताइए सोनू की उम्र कितनी है? हमारा सोनू 12 साल का है। सोनू की तुम टांग तुड़वाओगे किसी दिन और साथ में सोनू का फिर लाइसेंस भी नहीं बनने का, फिर वो हमेशा जुर्माने में रहेगा। और घटना होने के बाद में हम सब लोग उस पर दुख व्यक्त करते हैं और हम पहले से ही सचेत हो जाएं, क्योंकि गाड़ी में आप कैसे भी बैठे, मंदे चला रहे हैं ठीक है चल जाता, दोपहिया बहुत खतरनाक वाहन होता है, उस पर सेफ्टी मेजरमेंट्स के साथ ही चलना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? बच्चे मुझसे ही कह देते हैं। मैंने एक दिन एक बाइक पे चलते हुए एक वीडियो बन गई मेरी एक, उसमें मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा था। उन्होंने बोला भैया ज्ञान देते हो, खुद हेलमेट नहीं लगाते। अरे मेरे भाई मुझे ये 100 मीटर चलानी है, मेरी 100 मीटर के लोग वीडियो बना रहे हैं उसकी है, ठीक है। मैं भी कहीं जाऊंगा और मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना तो मैं भी हेलमेट लगा के जाऊंगा, और मैं हेलमेट लगा के वीडियो बना लूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन किसकी वीडियो थी, क्या था, क्या क्या मतलब होना क्या था, इसमें बनाई क्यों गई है। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या बोलेंगे भैया? चर्चिल। कौन थे? चर्चिल। बड़ा पूछा जाता है। 1857 की जब आपका क्रांति हुई तब कौन थे आपके ब्रिटेन का पीएम? कौन था? पार्मस्टन था। पार्मस्टन था 1857 क्रांति के समय। पार्मस्टन कौन था? पीएम था। आपसे पूछा जाता 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, 1947 में कौन था आपका? क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली था। जैसे मैंने आपको बताया गोलमेज सम्मेलन का पूछा जाता है, ये उत्तर आप बताइए। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन के समय पर कौन था साथी आपका? क्या नाम बताया था मैंने आपको? बताएं फटाफट से, बोलेंगे भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया, रैमजे मैकडोनाल्ड। कई साथी लिख रहे हैं रैमजे मैकडोनाल्ड था भैया। कौन था साथी? रैमजे मैकडोनाल्ड था। आगे आएंगे। अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में किस आंदोलन से संबंधित है? अरुणा आसफ अली बताएंगे। असहयोग आंदोलन से? नहीं जी, 1920 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने बताया नमक्कर को लेकर के 1930। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था साथी आपका? 1940 में। और इसमें जो पहले सत्याग्रही थे वो कौन थे? गांधी जी ने कहा था कलेक्ट्रेट पर जाकर के तुमको भाषण देना होगा और अपनी गिरफ्तारी देनी होगी, तो पहले सत्याग्रही बने थे इसमें विनोबा भावे, जिनको गांधी जी का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है कि गांधी जी के बाद में ये गांधी जी हुए। दूसरे सत्याग्रही कौन थे इसमें? दूसरे थे नेहरू जी। और तीसरे मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था,
कि आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, मैं हमेशा पूछता हूं तुम लोगों से, जो गिरफ्तार हुए तीसरे सत्याग्रही कौन थे जिन्होंने कलेक्ट्रेट में जाकर के स्पीच दी और फिर खुद की गिरफ्तारी दी थी? पटेल जी कह रहे हैं कई लोग तो। अबे बेटा बोलते रहो कुछ भी, अपने पास से जो आए ना वो बोल दो। तीसरे, बाबा का नाम लिख दो। तीसरे कौन थे? आपका ब्रह्मदत्त जी थे। क्या बोलेंगे? ब्रह्मदत्त जी थे आपका, ये तीसरे थे। अरुणा आसफ अली, भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पर इन्होंने कांग्रेस का झंडा फहराया था साथी। क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी भी इनको कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी इनको कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी भी इनको कहा जाता है स्वतंत्रता आंदोलन की। वो तो ठीक है, परीक्षा में ऑप्शन आते हैं, विकल्प आते हैं। मैंने 7 साल परीक्षा दी है आपका भारत को जानो, एक नेशनल लेवल कंपटीशन होता था जीएस का, उसमें ऑप्शन नहीं आते थे। मैंने रोटेट क्लब भी दिया, देश भर में आयोजित रोटेट क्लब में आपका विकल्प होते थे हमेशा। ठीक है, रोटरी क्लब आयोजित करता था, न्यू फ्रेंड्स क्लब इस देश स्तर में, तो वहाँ विकल्प होते थे। लेकिन भारत को जानो प्रतियोगिता में उत्तर जो लिखने होते थे उसमें विकल्प नहीं होते थे। एक तरफ प्रश्न, वन लाइनर और उसका सीधे उत्तर देना है, और उसमें नेशनल स्कॉलरशिप मिलती थी। तुम क्या कमाल करके आते हो उसमें, इतने इतने होशियार बच्चे, उनसे इंस्पायर हो। आप ही की कक्षा में कितने सटीक उत्तर वो देते हो और उनकी सफलता का रेशियो बढ़ जाता है। तो उत्तर सटीक देना परफेक्शन के साथ, नहीं तो उसको जान लेना। अच्छा, आगे कभी आएगा, परीक्षा में आएगा या दोबारा कभी प्रैक्टिस सेट में आएगा तो तब परफेक्ट आंसर दूंगा। जब आप गलत लिखते हो ना, ऐसे किसी उत्तर का आपने लिख दिया पटेल जी, तो पटेल जी ऐसा तो है नहीं आपका हाथ स्लिप हो गया और जबरदस्ती लिखवा दिया एक हाथ में दूसरे हाथ से। मस्तिष्क ने उसको मैसेज दिया लिखने के लिए, यानी मस्तिष्क में आपने उसकी इमेज उभारी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको जीएस में परफेक्ट बनना है तो आपको गलत डेटा की इमेज नहीं उभारनी है, नहीं तो वो हमेशा जीवंत रहेगा आपके दिमाग में। तो गलत डेटा है तो ये कहना सीखिए नहीं जानते, तो स्पेस खाली हो गया, नया स्पेस आएगा, नहीं तो सब कुछ हौच पौच हो जाता। फिर जीएस क्यों भूलते हैं आप? क्योंकि आप जोर देते हो सोचने पे, गलत चीज़ों को सोचने पे। अच्छा, कुछ नहीं आ रहा तो ये सोच लेता हूँ, उसको ब्लैंक करना है, उसको विराम देना है, ऐसे ही परफेक्ट होती है वो। फिर समझ रहे हैं मेरी बात को? थम्स अप करें जी भैया। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी इनमें से किसके द्वारा की गई? तो भैया किसके द्वारा? यूएसए और वेस्ट इंडीज। क्या बोलेंगे? यूएसए और वेस्ट इंडीज के द्वारा की गई। यूएसए और वेस्ट इंडीज के द्वारा की गई। ठीक है, यूएसए और वेस्ट इंडीज। ओके, अब मैं बात करूं इसमें साथी जीता कौन था? इंडिया अब 2 बार जीत चुका है, जीता अपना प्यारा देश भारत। बोलो भारत माता की जय। और उपविजेता कौन था? उपविजेता कौन रहा इसमें दोस्त? साउथ अफ्रीका। क्या बोलेंगे? साउथ अफ्रीका इसमें साथी आपका उपविजेता रहा। क्या मैं सही हूं? सारे दोस्त बोलेंगे एक बार फटाफट से। बहुत बढ़िया, भारत माता की जय, बहुत शानदार, बहुत खूब। बोलो क्या उपविजेता में हम सही हैं? जी भैया। मुझे बताओ मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था? मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था? तो आप बोलेंगे जसप्रीत बुमराह। टेस्ट ओवर में सर्वाधिक रन किसके हैं? जसप्रीत बुमराह, 35 रन बना रखे हैं। एक और में बुमराह को हल्के में मत लेना, बुम बुम बुमराह है। मैन ऑफ द मैच कौन था फाइनल में? मैन ऑफ द मैच जिन्होंने 76 रन बनाए थे, तो भैया अपने चीकू विराट कोहली। कौन? विराट कोहली 76 रन। कितने रन बनाए? 76 रन बनाए भैया, 76 रन बनाए। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? पहला आधुनिक खेल, पहले देखो जो प्राचीन ओलंपिक खेल हुए वो कब हुए थे? वो तो हुए थे रोम में 776 ईसा पूर्व। तो वो तो फिर एक बार वहाँ के राजा थियोडोरस ने बंद करवा दिए थे, उसने बोला ये क्या अभद्रता है, खेल कूद बंद करो इसे। लेकिन जो आधुनिक ओलंपिक खेल पियर डी कोबार्टीन जो थे उनके प्रयासों से। कौन है ओलंपिक खेलों का जनक? जो फ्रांस का एक टीचर था पीटीआई, पियर डी कोबार्टीन, उन्होंने बोला नहीं, खेल भावना होनी चाहिए। 1896 में कहाँ पर हुए थे भैया? एथेंस में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? एथेंस में हुए थे। पेरिस में हुए थे दूसरे, क्या बोलोगे? 1900 में। पेरिस में 1924 में भी हुए थे। उसी के 100 वर्षों बाद अब 2024 में भी आपका कहाँ पर हुए? पेरिस में। पूछ लेगा पेरिस में 100 वर्ष पहले कब? 1924 में भी पेरिस में ही हुए थे। आगे आएंगे।
एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? क्या बोलेंगे जी? रोलिंग मॉडल के लिए भी उनको जाना जाता है, रोलिंग प्लान के लिए भी जाना जाता है। विक्रम सेठ है क्या? विक्रम सेठ की किताब है आपका द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट, ठीक है, गोल्डन गेट। सूटेबल बॉय सूटेबल गर्ल भी इन्होंने लिखी है। तो आप कहेंगे भैया गुन्नार मिर्डल हैं, गुन्नार मिल्डर। शोभा डे इनकी नहीं पूछी जाएगी आपसे, चित्रा सुब्रमण्यम ये भी नहीं पूछी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, गुन्नार मिर्डल को याद रखिए। किस हार्मोन को आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है? इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं? एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन, इसी कक्षा में मैंने आपको बताया। इंसुलिन आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए होता है, अग्नाशय से पैंक्रियास से निकलता है, बता चुका है इसके बारे में। आपातकालीन होता है, इमरजेंसी में एड्रेनलिन, क्या बोलेंगे? इमरजेंसी में बचाव के लिए आपका उत्सर्जित होता है। रिक्त स्थान जोधपुर में स्थित है, कौन सा किला है जो साथी आपका जोधपुर में स्थित है? जूनागढ़, स्वर्ण किला, जयगढ़ का किला या फिर मेहरानगढ़ का किला? तो क्या बोलेंगे भैया? मेहरानगढ़ का किला है, मेहरानगढ़ का किला है आपका, ठीक है। जयगढ़ आपका जयपुर में है, गोल्डन फोर्ट आपका जैसलमेर में है, और जूनागढ़ तो आपका दोस्त क्या बोलेंगे, यहाँ पर नहीं है। आगे आते हैं तो क्या बोलेंगे? मेहरानगढ़ का किला है। मुझे बताओ गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा का किला कहाँ पर है? बड़ा पूछा जाता है, बड़ा चर्चित किला है। गोलकुंडा का किला देख के आओगे तो मज़ा आ जाएगा। आंध्रा कौन जाएगा भैया? जाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश देखना है तो। ऐसे दरवाजे से ताली बजती थी, एक ताली रिश्तेदार, और ऐसे 24 कटिंग में उसका ऊपर से काटा हुआ था उसको कि राजा के पास तक ताली जाएगी, और अगर कोई 8 कदम दूर खड़ा हुआ तो उसके पास नहीं जाएगी। एक स्थान तक इसी जगह खड़े होकर ताली बजाएगा तो राजा को पता चल जाएगा। अच्छा, 2 ताली कोई विशेष आदमी, ठीक है, तो राजा आदेश देता था, फिर उधर से उसके ताली की आवाज़ इधर आती थी। 3 ताली तो राजा भाग जाता था, आपका दोस्त निकल के, ठीक है। 4 मीनार में निकलती थी जिस वहाँ पे खड़े होकर 3 ताली बजा दी उसने तो राजा समझ गया खतरा है। ऐसे तलवार की आवाज़ भी आती थी, वो तलवार निकाल के हल्का सा इशारा कर देता था। वो अलग बात है कोई ताली बजाने का मौका ना दे, लेकिन वो झांक के देख लेते थे ऐसे दरवाजों में छोटे छोटे। अच्छा, आक्रमण की स्थिति तो या मरता भी रहेगा तो एकदम थोड़ी मर जाएगा, स्वामी भक्त 3 ताली तो बजा ही देगा। राजा अपने भाग के 4 मीनार में निकल जाता था, हैदराबाद सुरंग थी 4 मीनार तक, ठीक है। गोलकुंडा का किला हो गया। तो किलों का अलग इतिहास, आप देख के आएंगे जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला आपका साथी कहाँ पर है? वो राजस्थान में है, राजस्थान में है। कांगड़ा का किला आपका हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश में है। पनहाला का किला कहाँ पर है? पनहाला का किला कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में है। हम गए राजस्थान किले देखने जयपुर में, तो वहाँ पर एक गाइड ने हमें समझाया अच्छे से, हम अपनी रिसर्च में भी लगे हुए थे। अंबर राजस्थान में है, तो वहाँ पर हमें गाइड ने बताया बड़ा अच्छा, बोला ये यहाँ से ये राजा का ऊपर कक्ष है, नाम नहीं लूँगा राजा का, नहीं तो विशेष व्यक्ति फिर प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा ये राजा का कक्ष है, और वो समझना, उन्होंने कहा ये नीचे रानी है, इधर 12 रानी रहती हैं, 6 इधर 6 इधर, ठीक है। राजा किधर जाएंगे किसी भी रानी को नहीं पता है, कोई सी भी रानी राजा को नहीं देख सकती है कि राजा किधर जाएंगे। विशेष सीढ़ियाँ हैं सबके कक्ष के लिए, राजा सबको देख सकते हैं। और उन सबके बातचीत के लिए ओपन स्पेस बना रखा था कि तुम सारी बात करोगी तो यहाँ बैठ के बात करोगी जो राजा को दिख सकती हैं, मतलब किले स्पेशल थे। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है बताएंगे एक बार, क्या बोलेंगे? गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? बीजापुर, बीदर, दौलताबाद, हैदराबाद, कहाँ पर स्थित है दोस्त आपका? क्या बोलेंगे? गोल गुंबज है भैया बीजापुर में, बीजापुर में। 1656 में पूर्ण कराया था इसको आदिल शाह ने। किसने? आदिल शाह ने इसको बनवाया था, आदिल शाह ने। बीजापुर आपका, ठीक है। हैदराबाद में अभी जिक्र आया था, हैदराबाद में 4 मीनार है। 4 मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था, कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। 1591 1591 में इसको शुरू कराया गया था, 1591 में शुरू कराया गया था। ओके, आगे आएंगे। पौधे में जाइलम का क्या कार्य होता है? पौधे से 2 पूछे जाते हैं आपका। साइटोकाइनिन जो साथी आपका एक पादो हार्मोन होता है, उससे भी प्रश्न बनता है। आपसे पूछता पौधों में क्या होता है? जैसे जड़ होता है और जैसे होता है जाइलम, जैसे जड़ जैसे जाइलम, और पैसे होती है पत्ती, और पैसे ही होता है फ्लोम।
PHLOEM, ऐसे याद रख लो। पै से होता है फिलोम। तो जो जाइलम है यानी जैसे जड़, तो जो जड़ों से भोजन होगा उसको पत्तियों तक कौन पहुंचाएगा आपका? तो वो पहुंचाएगा दोस्त जाइलम। और पत्तियों से जो भोजन बन के आएगा आपका, क्या बोलेंगे जो भैया, पत्तियों से जो भोजन बन के आएगा आपका, यानी पत्तियों से जो भोजन बन के आएगा, यहाँ जो पत्ती है, पत्तियों से बाकी हिस्से में कौन पहुंचाएगा? फिलोम पहुंचाएगा। जड़ से जो भोजन आएगा यहाँ से, जमीन से, उसको कौन पहुंचाएगा? बाकी हिस्सों तक जाइलम पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? बाकी हिस्सों तक जाइलम पहुंचाता है। थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का या रसायन विज्ञान? रसायन विज्ञान का जनक है लेवोशियर, जिसको लेवासिए भी कहा जाता है, हिंदी में लेवासिए, ठीक है। प्राणी विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। इसको अरस्तु को कहा जाता है। सिकंदर का गुरु अरस्तु। ऐसे ही नहीं अरस्तु कोई आम आदमी खड़ा होकर गुरु बन गया, तो जो सिकंदर का गुरु अरस्तु, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था अरस्तु। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है? आज पूरी दुनिया अरस्तु को पढ़ती है, जानते हो इस बात को? पूरी दुनिया अरस्तु को पढ़ती है आज। क्यों बोलेंगे? उसके पास समय निश्चित था, उसको जो काम करने थे वो करने थे, वो उनमें डूबा हुआ था। कहते अरस्तु जब रास्ते में चलता तो अपने घर से निकलते समय अपना समय निश्चित रखता। वैसा तो नहीं उस समय घड़ी थी या नहीं थी, लेकिन उसका एक समय था, निश्चित रखता था कि मैं 10 मिनट सैर पर जाऊंगा अपने इस नगर के, गांव के 20 मिनट में सैर पर जाऊंगा। अब अगर वो किसी को कुछ बता रहा होता, क्योंकि कोई ऐसे साधारण व्यक्ति तो नहीं था, चर्चाओं में लड़कियों की चर्चा तो नहीं करता होगा, लड़कों की चर्चा तो नहीं करता होगा, चुगली तो नहीं करता होगा, पक्की बात है, तभी महान अरस्तु है। तो जब चर्चा कर रहा होता था तो आप सोचिए, जब उसको संवाद स्थापित करना था और उसको पता होता था कि उसका समय हो चुका, तो अपने संवाद को बीच में छोड़ देता था कि जो मैंने तय किया है वही करूंगा। और कोई उसको बता रहा होता तो उस संवाद को भी बीच में छोड़ दे। आप सोच के देखें जरा, आप किसी को कुछ बात बता रहे हैं और आपको लगे कि आपका इतना ही टाइम था और आप उस बात को बिगड़ बताए चल दे, तो लोग तुमको क्या कहेंगे? और आपको कोई कुछ बात बता रहा है, आप देखें टाइम पूरा हो गया, आप चल दें, तो वो क्या सोचेगा? तो सीधी सी बात है, मूर्ख सोचेगा। तो मूर्ख क्यों सोच रहा है? ये सोचने की बात है। मूर्ख इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसके हित पूरे नहीं हो रहे हैं, उसके जो हित हैं, जो वो चाहता है वो उसको नहीं मिल रहा, इसीलिए सामने वाला मूर्ख बोल रहा है। तो सामने वाले की चाहत जब तक तुम पूरी करते रहोगे तब तक तुम समझदार हो उसकी नज़र में, लेकिन अगर तुम सामने वाले की चाहत पूरी नहीं करोगे तो तुम उसकी नज़र में मूर्ख हो। ये दुनिया साथी ऐसी ही है। अगर आप दुनिया में खुद को ये प्रूव कराना चाहोगे ना कि मैं बेहतरीन हूँ, तो आप मूर्खता कर रहे हैं। आप दुनिया में खुद को ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि आप ज्ञानी हैं, तो आप मूर्खता कर रहे हैं। जब समय आएगा तो लोग आपके ज्ञान को नहीं, वो अपने हितों को देखते हैं और लोग फिर गाली भी देते हैं। मैंने अभी देखा, देश भर में एक बड़ी घटना हुई, लेकिन कसूरवार कोई और है, लेकिन इस देश में उन अध्यापकों को गाली दी जा रही है जिनका उससे कोई लेना देना नहीं। उनका मतलब राय तक उनकी सुनने को तैयार नहीं, और इतना गंदा गंदा लोग बोल रहे हैं उनको कि वो भी सोचते होंगे। लोग बोलते हैं ऐसे, एजुकेशन माफिया एक वर्ड बोलते हैं। अब तुमसे कोई टीचर थोड़ी ना कहता कि तुम उसके पास आओ, जबरन तुम्हारे घर आके तुमको लेके जाते हैं। वो आपके कुछ सपने, आप उनको पूरा करना चाहते हैं, आप एक माध्यम ढूंढते हैं। कल आपकी जॉब लगेगी, आप सरकार को निःशुल्क थोड़ी ना सेवा दे देंगे। कितने लोग दे देंगे? कोई हो सकता आप में से कोई एक हो, तब थोड़ी ना देंगे। तो उतने व्यवहारिक तो बनना है कि हाँ जी, जो कुछ आदमी अपनी योजना बनाता है वो नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा कोई और करेगा, आप सेलेक्ट नहीं होंगे कोई और सेलेक्ट होगा। तो थोड़ा व्यवहारिक बनना है। तो मैं क्या सिखा रहा था? मैं बता रहा था कि अरस्तु की तरह आपको समय जो निश्चित करना है तो करना है, इस टाइम ये काम करना है तो करना है। दुनिया खराब बोले ठीक है, बोलने दो। दुनिया अच्छा बोलेगी इस चक्कर में मत रहना, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खराब काम करने लग जाओ और ये बोलो कि खराब काम करके यार दुनिया तो खराब बोलती है। अपनी नजर में आप सही होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया तो खराब बोलेगी ठीक है कुछ भी करते नहीं। सबसे बड़ी दृष्टि कौन सी है? वो आपका आंतरिक दृष्टि है, स्वयं की। आप खुद से ये बोले कि हाँ मैं बेहतरीन हूं, अब दुनिया कुछ भी बोले।
खुद को पता होना चाहिए। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1926, 1930, 1920 में। तो पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 1930 में। कहाँ पर? हैमिल्टन में, हैमिल्टन कनाडा में। क्या बोलेंगे? हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। 2030 में भी यहीं पर होंगे 100 वर्षों पर। मुझे बताओ, क्या भारत में कभी राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं या नहीं हुए हैं? भारत में? तो आप कहेंगे जी भैया, भारत में राष्ट्रमंडल खेल सिर्फ एक बार हुए हैं, 2010 में। 2010 में कितनी बार? ओनली वन टाइम, एक बार हुए। ठीक है, 19वें थे, 19वें राष्ट्रमंडल खेल थे आपका। अगर मैं बात करूं दोस्त, अभी आपका 2022 में जो हुए थे, ये कहाँ पर हुए थे? बर्मिंघम में। भारत की रैंक कितनी आई थी? बर्मिंघम में, इंग्लैंड में भारत की रैंक कितनी आई थी? तो आप कहेंगे भैया 2000 में, आपका 2022 में 22 तो गोल्ड आए थे हमारे, 16 सिल्वर आए थे और 23 ब्रॉन्ज आए थे। तो कुल मिलाकर के हमारे 38, 48, 58, 3, 61 मेडल आए थे। कितने? 61 मेडल हमारे आए थे, 61 मेडल आए थे। ये बात याद रख लेनी है आपको। और कौन सी रैंक पर थे हम? चौथी रैंक पर थे, चौथी रैंक पर थे आपका। इस बार ओलंपिक में कितनी रैंक है हमारी, जरा बताएं। नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था? तो प्रस्ताव जो गया वो 2014 में गया। ठीक है, पहली बार जब मनाया गया तो 2015 में। और ये पहला ऐसा प्रस्ताव है जो सबसे कम दिनों में यूएन में, यूनाइटेड नेशन में सबसे कम दिन में इसको एक्सेप्ट किया गया। सबसे कम दिन में एक्सेप्ट होने वाला ये प्रस्ताव है, प्रपोजल है। कितने दिन में भैया एक्सेप्ट हो गया था? तो ये भाई साहब आपका क्या बोलेंगे, कितने दिन में एक्सेप्ट हो गया था आपका? क्या बोलेंगे? 90 डेज में। 90 डेज में ये एक्सेप्ट हो गया था, 90 डेज में, 90 दिनों के अंदर। ठीक है, और 2024 में हमने ये कौन सा मनाया? आपका 10वां दिवस मनाया आपका इस बार, 10वां दिवस, 10वां दिवस हमने मनाया। किस डेट को मनाया जाता है, जरा बताएं, किस डेट को मनाया जाता है? किस डेट को मनाया जाता है आपका दोस्त? आप कहेंगे भैया वो आपका 21 जून को। इसकी थीम क्या है? अब आप अंतिम समय पर क्या करें, बार बार वीडियोस बनाने में बिल्कुल रुचि नहीं होती है, ना उसका कोई महत्व है। बहुत सारे लोग बनाते होंगे देखो दोस्त, इसकी बात को समझे जो साथी हमारे पूछ रहे हैं। मैं ये बात कहूँगा बस आपसे, आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पर क्या कर लो, एक बार बिलीव कर लो। नहीं बिलीव करोगे तो कहीं और भी कुछ पढ़ोगे, फिर उस पर भी बिलीव नहीं होगा, क्योंकि उसका फिर मतलब नहीं बनता। RWA इमोशंस के साथ बना हुआ साथी एक परिवार है, जिसने इस पूरी की पूरी एजुकेशन में लोगों को ये सिखाया कि यूट्यूब पे पढ़ाना है। यूट्यूब पे पढ़ाना नहीं सिखाया, यूट्यूब पे सच में मेहनत के साथ पढ़ाना है, सबसे कम फीस में पढ़ाना है। जब हमने अपने कोर्सेज शुरू किए थे 500 के आसपास रुपए में, तब दुनिया के कोर्स 2000 और 2500 के हुआ करते थे। इधर उत्तर प्रदेश में, उधर बिहार में खान सर बहुत कम फीस में चलाते थे, लेकिन वो सिर्फ जीएस का चलाते थे, ओनली जीएस। इधर शुरू हुआ फिर आपका सारा पूरी तैयारी। अगर भर्ती लेट होती है, दोबारा कोर्स आएगा तो जिसने पहले कोर्स लिया उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। RWA ने कभी ऐसा नहीं किया एक ही परीक्षा के लिए 1, 2, 3, 4, 5 बैच लॉन्च करे हो। अगर करे हैं, बहुत लंबा समय हो गया, तो सारे बच्चों को फ्री दिया है। पैसे कभी नहीं लिए कि पहले के पैसे भी दो, दूसरे के भी दो, तीसरे के भी दो, चौथे के भी दो। उस एजुकेशन स्टैंड जो आपका साथी सारा बात करें, जो शिक्षा पटल है, उसमें बदलाव किए, बहुत सारे बदलाव। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है कि मैं एप्लीकेशन पे आपसे पैसे लेकर जीएस पढ़ाऊंगा, मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। परीक्षा में अगर सबसे ज्यादा कारगर ना हो, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। उसकी तुलनाएं आप करते रहिए। बस जरूरत है साथी आप सब लोगों की मेहनत की। तो ये जो पढ़ा है आपने, उसमें बिलीव आपको करना होगा, क्योंकि हम सब लोगों ने इमोशंस से बनाया और हम इसको खोना नहीं चाहते, कभी खोना नहीं चाहते। उसके लिए हमारा अथक परिश्रम, अथक मेहनत, अथक रातें, अथक दिन जो लगते हों वो लगते रहेंगे और हम लगाते रहेंगे। वही विश्वास आपको फिर खुद पे करना है। ये नहीं कह रहा कि मैं RWA से पढ़ा, आपने कहीं से भी पढ़ा, आप किसी अन्य चैनल से पढ़ते हैं, वहां विश्वास रखिए, अथक विश्वास रखिए
और खुद के ऊपर विश्वास करना सीखिए। अभी मैं ये कहूँगा, आपके पास लगभग, अगर हम बात करें आज से दोस्त, आज यहाँ 12 तारीख है, लगभग आपके पास मैं कहूँ तो 9-10 दिन और हैं। 9 दिन ही मानिए, 9 दिन, ठीक है। 9 दिन में अब आप ऐसे मत करने लगना प्लीज, ये भी रह रहा है, वो भी रह रहा है, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। मैंने आपको आपसे 10 दिन पहले बताया था, बहुत तरह की वीडियोज आपके लिए इस समय पे आएंगी, अंतिम समय में ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये छूट गया तो पेपर खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने जो पढ़ा है अब तक वो बेहतरीन है। बस मैं ये कहूंगा कि इन अंतिम 9 दिनों में रिलैक्स के साथ रिवीजन करें। रिलैक्स रिवीजन, रिलैक्स रिवीजन क्या होता है भैया? रिलैक्स होकर रिवीजन करने का मतलब है कि भागना नहीं है। अच्छा ये मेरा रह गया, दूसरे से चर्चा कर रहे हो, तूने ये पढ़ा, सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहा, तुम पे उसका उत्तर नहीं दिया ना, तुम उसके हाथ जोड़ लो, मेरे भाई मैं इतना ही जानता हूँ बस, इससे ज़्यादा मेरी जानने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। लोग आएंगे आपके पास तो तुमसे पूछेंगे ये सवाल करके दिखाना गणित का, अब तुम बैठे हुए आधे घंटे सॉल्व कर रहे हो उसको, आधे घंटे सॉल्व करके फिर पता चलता है यार भाई मेरा तो ये चैप्टर कमजोर है, फिर उसको पढ़ने लग रहे हो। तो दूसरे से इंस्पायर होकर नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने का टाइम है। तो वो रिवीजन रिलैक्स होके करो, कम से कम क्या अब रिवाइज करें, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा के चक्कर में जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन खो देगा। कम से कम सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, उसका रिवीजन कैसे करें। तो वो रिवीजन करने की बात है, उसमें RWA आपके साथ है, आप खुद करना चाहते हैं स्वयं कर सकते हैं, आपको लगता है अपने तरीके से करेंगे कर लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टीम के साथ करना चाहते हैं तो गागर में सागर आप लोगों के लिए है कि ये चुनिंदा चीज़ें हैं। जैसे साथी मैं आपको बताऊं तो हम 15 तारीख को कौन सी क्लास करने जा रहे हैं, ज़रा बताएं एक बार, सारे लोग जानते होंगे। तो 15 तारीख को भैया शायरी, आज अंतिम शायरी तो हो जाए, ठीक है, 2 पंक्ति सुना के जाएंगे, 2 पंक्ति सुना के जाएंगे, ठीक है। पहले ये बात जाने मेरी, मैंने क्या बोला, 15 तारीख को साथी गागर में सागर आ रही है। मेरा अगर एडवाइस चाहोगे, आपको पता है कि मैं कभी मतलब उस तरह के पाक्षिक निर्णय नहीं सुनाता कि नहीं यही करना है, इसी से हल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ विश्वास के साथ में कि आपको अगर एक अच्छा रिवीजन करना है तो गागर में सागर एक बेहतरीन चीज़ है कि अंतिम समय में चीज़ें कौन सी रिकॉल हो। 15 तारीख को हिंदी क्लास होगी, प्रश्न आप जब पेपर दे के आए तो देख सकते हैं। अब शायरी के लिए एक बार माहौल बनाइए, क्योंकि ये हमारी अंतिम बात है। इसके बाद में सिर्फ हमारी मुलाकात होगी 15 तारीख को, और उसके बाद में शायद फिर मुलाकात होगी हमारी कब, आपके सिलेक्शन के बाद में, क्योंकि बीच में जो भी आपकी शुभकामनाएं वगैरह हैं तो उसमें मेरी ज़्यादा भूमिका होती नहीं है ना। फिर तो आप अंतिम रूप से आए यहाँ तो हमको लगेगा कि हमने कुछ कमाया है, हमने कितने घर रोशन किए। मेरे कई साथी मुझसे कहते हैं, मेरे एक साथी ने मुझसे कहा कि तुम तो यार उसके वनडे एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते हो। मैंने कहा तो इसमें गलत क्या है? उसने बोला पॉपुलर होने का तरीका है, तुम PCS और UPSC के लिए पढ़ाओ, उसके लिए चीज़ें सीखो, पढ़ना शुरू करो, उसके लिए पढ़ाओ। मैंने कहा मुझे उस तरह की कामयाबी की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पूरे देश को सपने दिखा दूँ और अंत में मैं 5 या 10 इतने अफसर बन भी जाएं एक बेहतरीन टीम के साथ में, बहुत संघर्षों के साथ में, और उसके लिए हमें शायद 5-10 साल लगे, इतने रिजल्ट आते हैं उसमें। मैंने कहा हम साल के 50,000 से 1 लाख सिलेक्शन, अगर भर्तियां सही आ रही हैं, इससे प्लस सिलेक्शन हम देते हैं, तो इसका मतलब होता हम इतने घरों को निर्माण कर रहे होते हैं, इतनी फैमिलीज हम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे बड़े व्यापार का वो मज़ा बिल्कुल नहीं चाहिए कि जिसमें मैं 2-4 लोगों को सेलेक्ट करवा पाऊँ और मुझे फर्जी तरीके से कोई प्रचार आदि करना पड़े। तो मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ और मैं ये जीना चाहता हूँ। मतलब मेरा ड्रीम था हमेशा से एक अध्यापक होने का, तो मुझे वो खुशी मिलती है। अब तुम सुनो, हमने भी बहुत मतलब ऐसा नहीं था तैयारी नहीं करी, अपने सपने अधूरे रहने के बहुत सारे कारण रहे हैं। उसकी मानक कुछ भी हो सकते हैं, कोई कुछ भी तय कर सकता है। ऐसे कारण रहे हैं कि हम भी रोए हैं, और कसम से, क्योंकि हमारे पिताजी भी किसान रहे हैं, हमने बहुत मतलब हल्के हालातों को देखा है। हमारा घर समृद्ध था दादा के टाइम से, बाबा के टाइम से बहुत, लेकिन एक समय पे आके वो घर की स्थिति नाजुक और हल्की हुई। तो अब मतलब कहने का था कि हमने कभी लाइफ में स्ट्रगल नहीं छोड़ा और वर्षों वर्ष बीते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि
4 महीने का स्ट्रगल है, वर्षों वर्षों का, बहुत सारे अपने सपने खोए हैं, ना चाहते हुए खोए हैं। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं कि वहां पर कामयाब ही आप होंगे या कहीं और कामयाब नहीं होंगे। तो उसके लिए कुछ लाइन सुनाता हूं कि अगर इस बार भी कामयाब नहीं हुए तो क्या करोगे, अगर इस बार भी कामयाब ना हुए तो क्या करोगे, मेरे मेरे पिता से कहिएगा जब तक मेरे तन में अंतिम श्वास है तब तक युद्ध करूंगा मैं। तो ये अपने आप को ऊर्जा दीजिए और मेहनत करिए। अंतिम क्षण तक साथी लड़ना होगा, अपना ख्याल रखना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 15 तारीख 15 अगस्त सुबह 9 बजे।